नमस्कार जय हिंद साथियों। एक बार फिर से मैं आपके सामने ईबीएस के कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को लेकर आया हूं। दोस्तों, यदि आप सीटेट एग्जाम दे रहे हैं, यूपी टेट या फिर हरियाणा टेट या फिर किसी भी राज्य से संबंधित शिक्षक भर्ती परीक्षा में यदि आप हिस्सा ले रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने जितने भी प्रश्न रखे हैं वो सभी प्रश्न आपके सिलेबस पर आधारित हैं और एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट मोस्टली सीटेट एग्जाम के लिए बनाया गया है। यदि आप चैनल पर नए हों दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और एक बात आपको याद रखना है दोस्तों, यदि आप इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए हम सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। देखिए, कह रहा है कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और देखिए पूछे जाने की भी संभावना आपके एग्जाम में बनेगी, वो चाहे आप यूपी टेट दे रहे हो या फिर सी टेट एग्जाम दे रहे हो। तो बिल्कुल कमेंट करते रहना है आपको और कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों देखिए, कमेंट करते चलेंगे और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएंगे आप कि आपके द्वारा कुल कितने प्रश्न सही किए गए हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बनाया गया है, आपके परीक्षण के लिए बनाया गया है कि आपकी तैयारी कितनी है, आपको आंकने के लिए बनाया गया है। तो आप जरूर बताएंगे कि आपके द्वारा यहाँ पर कुल कितने प्रश्न सही किए गए हैं। तो चलिए फिर इसका बिल्कुल कमेंट कीजिएगा कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं, गंगा नदी को कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को, यमुना नदी को या फिर सिंधु नदी को। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आंसर लगाते हैं हम, फिर इसके बाद सभी नदियों से संबंधित जितने भी ऑप्शन में यहाँ पर दिए गए हैं एक एक नदियों के बारे में भी देखिए बिल्कुल विस्तार से समझेंगे। हमारे पास देखिए टाइम की बिल्कुल कमी नहीं है, बिल्कुल आराम से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरे के साथ में सही आंसर चला जाएगा। जो तिब्बत की सांगपो नदी है भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। देखिए और भी यहाँ पर कई नाम बनेंगे। देखिए अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो देखिए दिहांग के नाम से इस नदी को जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में यदि पूछता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है तो दिहांग नाम से जाना जाता है। असम की बात करते हैं तो असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जाना जाता है। देखिए बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ये सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पूछ सकता है, देखिए कि जमुना से नाम से किस देश में ब्रह्मपुत्र नदी को नाम से जाना जाता है। तो देखिए जमुना नाम ब्रह्मपुत्र का नदी का ही है और बांग्लादेश में इसको जमुना बोला जाता है। असम की बात करते सॉरी अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो देखिए दिहांग बोला जाता है। और देखिए असम की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको एक एक यहाँ पर समझते चलना है। अब देखिए बात आती है गंगा नदी की। गंगा नदी देखिए गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है या जिसको गंगोत्री हिमानी बोलते हैं। और ये देखिए उत्तराखंड में देवप्रयाग है, वहां पर भागीरथी और अलकनंदा के जुड़ने से क्या है गंगा का उद्गम माना जाता है। देखिए यदि सही मायने में देखें तो देखिए देवप्रयाग से माना जाता है, नहीं तो फिर देखिए गंगोत्री ग्लेशियर से मानते हैं। तो जो आपकी गंगा नदी है इसका कुल प्रवाह स्थल है, देखिए भारत की एक तो सबसे लंबी नदी है, लगभग इसका 2510 किलोमीटर का इसका कुल प्रवाह स्थल है। और याद रखना है जो देखिए गंगा नदी है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। क्यों रहेगी? देखिए यदि आपसे पूछता है कि यूपी में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है तो याद रखना है आपको बिजनौर जिले से होकर प्रवेश करती है। यमुना की बात करते हैं तो देखिए यमुनोत्री ग्लेशियर से उद्गम होता है और जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है प्रयागराज में। प्रयागराज जिसको इलाहाबाद देखिए बोलते हैं, करंट में इसका क्या है नाम परिवर्तित करके प्रयागराज कर दिया गया है। जो गंगा नदी है और यमुना नदी है दोनों का संगम होता है प्रयागराज में। तो आपको यहाँ पर देखिए जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बताता चला जा रहा हूँ आपको याद रखना है। सिंधु नदी की बात करते हैं, पूछता है कि कहाँ से उद्गम होता है तो देखिए सिंधु नदी का उद्गम होता है मानसरोवर झील, उत्तराखंड के मानसरोवर झील से
सिंधु नदी का उद्गम होता है। और अंत की बात करते हैं कि अपना जल कहाँ पर छोड़ती है जाकर, तो अरब सागर में छोड़ती है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। देखिए गंगा नदी की, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया नहीं, तो देखिए अंतिम रूप से मेघना नाम से, अंतिम रूप से मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में अपना जल छोड़ती है गंगा नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना है आपको। तो देखिए यहाँ पर जितने भी पॉइंट बन रहे होंगे सभी पॉइंटों को समझते हुए चलेंगे, बिल्कुल जल्दी नहीं है, आराम आराम से समझते हुए चलेंगे। और देखिए यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है, पूछ लेता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो याद रखना है यमुना नदी को, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो यमुना नदी है। सिंधु नदी की बात करते हैं तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाव नदी। चलिए इसके बाद दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला रखी है। देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न है, दूसरा प्रश्न बहुत ही इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि प्राणियों की संकटग्रस्त जातियां वे हैं, बताना है कौन सी हैं, जो अन्य जातियों के लिए क्या है खतरनाक हैं, जो विशिष्ट क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जिनकी संख्या कम हो गई है, या फिर जिनके लुप्त होने का क्या है खतरा है। तो देखिए ऑप्शन चौथे के साथ में यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा। जो प्राणियों की संकटग्रस्त जातियां हैं वो लुप्त होने की कगार पर हैं। तो यहाँ पर चौथे ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, कौन सा पूछा जाएगा वो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। तो देखिए लुप्त प्राय जातियों से जीव जंतुओं के, ऐसे जीव जंतु जो लुप्त होने की कगार पर हैं, ऐसे प्राणियों को रेड डाटा सूची में रखा गया है। अब यदि आपसे पूछता है कि रेड डाटा सूची किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है, तो IUCN को आपको याद रखना है। IUCN के द्वारा सबसे पहले रेड डाटा बुक 1963-64 में जारी की गई थी। यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। और यदि आपसे पूछता है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, तो विलुप्त प्राय जातियों से संबंधित है, जो विलुप्त होने की कगार पर है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न। देखिए काफी लेंदी प्रश्न होते हैं सीटेट के। देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कुछ वर्षों पहले एक गिद्ध, आमतौर पर एक गिद्ध नहीं होगा। देखिए यहाँ पर एक काट देना है यहाँ पर आप। देखिए प्रश्न कह रहा है कि कुछ वर्षों पहले क्या है, गिद्ध आमतौर पर दिखाई देते थे, लेकिन वर्तमान में गिद्ध कभी कभी नजर आते हैं। इसका कारण बताना है कि इसका कारण क्या हो सकता है। कह रहा है कि नवीन प्रवासी जातियों द्वारा उनके आवास स्थलों का विनाश होना, या फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि पशुपालकों द्वारा बीमार पशुओं के इलाज में प्रयुक्त औषधियों का प्रयोग करना, या फिर कह रहा है कि गिद्धों के भोजन में आई कमी के कारण, या फिर गिद्धों में फैली महामारी के कारण। तो देखिए जो गिद्धों का विनाश होने का कारण है, विलुप्त होने का जो कारण है उनका, वो है, देखिए कुछ समय पहले जो हम क्या करते हैं, जो दवा होती है, जो पशुओं को बीमार जैसे ही हो जाते हैं तो उनको क्या है दवा के माध्यम से दवाई दी जाती है उनको, ताकि पशु सही हो जाए उनके इलाज हेतु। ठीक है, तो जैसे ही वो क्या है जानवर मर जाता था, तो गिद्ध क्या करते थे, उनको खाने के लिए जाते थे। तो जो जब वो खाने के लिए जाते थे तो क्या है वो दवा उनके शरीर में पहुंच जाती थी, तो उनसे क्या है गिद्ध क्या हो गए, धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि देखिए पशुपालकों के द्वारा बीमार पशुओं के इलाज में जो औषधि प्रयोग में लाई गई, उस औषधि के कारण क्या है गिद्धों का विनाश हुआ है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न। देखिए फिर एक आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास का प्रदेश नहीं है। देखिए जो घास स्थल है उसके बारे में बताना है कि कौन सा शीतोष्ण नहीं है। नहीं को आपको याद रखना है, नेगेटिव यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। डाउन्स की बात करते हैं तो देखिए एक शीतोष्ण घास का स्थल है, शीतोष्ण घास का स्थल है कौन सा, डाउन्स। और डाउन्स की बात करते हैं तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में आपको शीतोष्ण घास का स्थल जो डाउन्स है वो आपको देखने को मिलेगा। पंपास की बात करते हैं तो अर्जेंटीना में आपको देखने को मिलेगा पंपास, जो आपका एक शीतोष्ण घास का स्थल है। प्रेरी की बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका,
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपको देखने को मिलेगा प्रेरीज। तो ये भी आपका क्या है, शीतोष्ण घास का स्थल है। बचा कंपास, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। कंपास देखिए आपको घास के स्थल हैं जो उष्ण कटिबंधीय घास के स्थल हैं। और देखिए कहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो ब्राजील को आपको याद रखना है कि कंपास कहाँ पर पाए जाते हैं, ब्राजील देश में पाए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है आपको। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न है। देखिए यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, ओजोन परत से संबंधित हैं। आपको बताना है कि कौन सा कथन ओजोन के बारे में सही है। फिर इसके बाद में आपको ऑप्शन दिए गए हैं नीचे, उनका चयन करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन दिया यहाँ पर कथन दिया गया है, पहले कथन पढ़ते हैं, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि यह जानवरों और पादपों के श्वसन के लिए अनिवार्य है। दूसरा कह रहा है कि वह पराबैंगनी किरणों का क्या करती है, अवशोषण करती है। तीसरा कह रहा है, तीसरा कथन है वायु में इसका प्रतिशत लगभग 3% है। और चौथा जो ऑप्शन है कह रहा है कि इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सत्य कथन छांटना है कि कौन सा सत्य कथन है, कौन कौन से यहाँ पर सही कथन दिए गए हैं। तो देखिए पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। जो ओजोन परत होती है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, अवशोषित करने का काम करती है। तो यहाँ पर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। तीसरा पढ़ते हैं, कह रहा है कि वायु में इसका प्रतिशत 3% है, ये भी गलत हो जाएगा। कह रहा है कि इसका उपयोग जल में रोगाणु रहित करने में किया जाता है। तो देखिए ये भी आपका चौथा ऑप्शन भी, चौथा कथन भी सही हो जाएगा। तो देखिए जो ओजोन है इसका कारक, इसका उपयोग एक रोगाणु रहित करने के, जल को क्या है, रोगाणु रहित करने के लिए किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर कथन दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे जिसमें भी दूसरा और चौथा होगा वही सही हो जाएगा। तो देखिए दूसरा विकल्प यहाँ, दूसरे विकल्प के साथ में यहाँ पर सही आंसर चला जाएगा। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होना इस तथ्य पर आधारित है कि पृथ्वी का अक्ष पर झुका होना, वर्ष में पृथ्वी की परिक्रमा गति बदलना, या वर्ष में पृथ्वी के अक्ष बिंदु विभिन्न दिशाओं में होते। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि गर्मियों में पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। तो देखिए जो इसका मुख्य कारण हो जाएगा पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना। तो ये के साथ में सही आंसर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। कह रहा है कि जल प्रदूषण से होने वाले रोगों का सही समूह का चयन करना है कि सही समूह बताइए जो जल प्रदूषण के कारण होता है। पहला जो समूह है, पहला ऑप्शन दिया गया है कि हैजा, पेचिस, पोलियो और टाइफॉइड। दूसरा कह रहा है कि हैजा, पीलिया, टाइफॉइड और एनीमिया। तीसरा कह रहा है एनीमिया, स्कर्वी और वातस्फीति, टाइफॉइड। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि हैजा, पीलिया, टाइफॉइड, स्कर्वी। तो देखिए ऑप्शन ए के साथ में यहाँ पर सही आंसर चला जाएगा। जो हैजा होता है ब्रिबियो कॉलेरी नामक रोगाणु से होता है, तो इसको याद रखना है। पेचेस भी आपका जल प्रदूषण के वजह से होने वाला एक रोग है, जिसको अतिसार, देखिए जो अतिसार होता है वो भी जल प्रदूषण से होने वाला रोग है। पोलियो की बात करते हैं तो पोलियो भी आपका जल प्रदूषण से होने वाला एक रोग है। टाइफॉइड की बात करते हैं तो सालमोनेला बैक्टीरिया के वजह से होने वाला रोग है जो जल प्रदूषण की वजह से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ में सही आंसर चला जाएगा। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न है। दोस्तों बिल्कुल देखिए यहाँ पर एक बात यहाँ पर मैं आपके सामने रखता हूँ कि यदि आप चैनल पर नए हों तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगता है आपको कि सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, तो बिल्कुल एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए इसी क्रम में देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है 4 दिशाओं में, 3 दिशाओं में, 2 दिशाओं में या फिर 1 दिशा में। तो देखिए जो पारिस्थितिकी तंत्र है, यदि आपसे पूछता है कि पारिस्थितिकी तंत्र का
शब्द किसके द्वारा दिया गया है, तो एजी टांसले के द्वारा दिया गया है। इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बता रहा हूं। देखिए बहुत से पॉइंट आपको यहां पर महत्वपूर्ण पॉइंट मिलेंगे, उनको याद रखना है आप सभी को, ठीक है। तो कह रहा है कि 4 दिशाओं में होता है, 3 दिशाओं में, 2 दिशाओं में या फिर 1 दिशा में। तो ऑप्शन चौथा यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो ऊर्जा का प्रवाह है वो लिंडमान का जो 1942 ईस्वी में, देखिए लिंडमान के द्वारा 1942 ईस्वी में 10% का नियम दिया गया था। यदि आपको याद हो, नहीं है जिनको याद वो समझ लीजिएगा। उनके द्वारा कहा गया था कि जो देखिए ऊर्जा का स्तर है वो एक जीव से दूसरे जीव में केवल 10% ही स्थानांतरित होता है, केवल 10% ही स्थानांतरित होता है। बाकी श्वसन के द्वारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। या अन्य जो शारीरिक गतिविधि है जीव की, उसके द्वारा क्या होता है, 90% खत्म हो जाता है और जो 10% है वो अगले स्तर पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो यही लिंडमान के द्वारा देखिए नियम दिया गया था। पूछ सकता है कब दिया गया था, तो 1942 में दिया गया था। अब आप इसको समझेंगे कि देखिए जो लिंडमान ने बताया है वो किस प्रकार से बताया था। तो देखिए एक दिशीय होता है, तो यहाँ पर जो सही आंसर था वो चौथा हो जाएगा। जैसे मैं मानता हूं यहाँ पर उत्पादक ले लिया मैंने एक पेड़, ठीक है। जो उत्पादक है वो पेड़ माना जाता है। इसके बाद प्रथम कंज्यूमर आएगा जिसको बोलते हैं उपभोक्ता। तो जैसे ही उपभोक्ता क्या है, मान लीजिए बकरी है यहाँ पर, तो बकरी के द्वारा जैसे ही ये घास खाई गई, ये पेड़ खाया गया, तो देखिए जो यहाँ पर 90% था वो इसके लिए उपयोग कर लिएगा। इसके बाद 10% बकरी में क्या है, स्थानांतरित हो जाएगा। तो देखिए जो चक्र है वो क्या है, एक सीधी रेखा में चलता है, एक दिशा में चलता है। इसके बाद जो द्वितीय उपभोक्ता होगा वहां पर चला जाएगा। मान लीजिए गिद्ध हो गया, बकरी मर गई गिद्ध के द्वारा। या फिर इसके बाद जो तीसरा स्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बाघ शेर। तो एक दिशीय होता है, ठीक है। जो पारिस्थितिकी तंत्र है, यदि आपसे पूछता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, तो एक दिशीय होता है, ना कि देखिए 4 दिशीय, 3 दिशीय, 2 दिशीय। तो यहां पर देखिए सभी यहां पर ऑप्शन गलत हो जाएंगे और चौथे के साथ में सही आंसर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। दूसरा कह रहा है कि वन में पादप व जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तीसरा कह रहा है कि वन जलवायु व जल चक्र को प्रभावित करते हैं। और जो चौथा ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है कि मृदा की वनों की वृद्धि व पुनर्जनन में सहायक होती है। तो देखिए हमसे बेसिकली यहाँ पर जो पूछा गया है, नहीं पूछा गया कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए जो वन होते हैं जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, बिल्कुल देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया, 1982 में, वर्ष 1974 में, 1981 में या फिर 1972 में। तो यहां पर ऑप्शन चौथा राइट आंसर हो जाएगा। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया था। देखिए आपसे पूछता है कि टाइगर प्रोजेक्ट भारत में कब लागू किया गया था, तो 1973 आपको याद रखना है। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से लागू किया गया था, याद रखिएगा। यदि आपसे पूछता है कि सिंह प्रोजेक्ट या शेर प्रोजेक्ट कब लागू किया गया था, तो 1972 को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, बिल्कुल देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है। ऑप्शन पहला सोयाबीन, रतनजोत, मूंगफली या फिर सूरजमुखी। तो देखिए यहां पर कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल आपसे कमेंट चाहूंगा कि यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आप भ्रमित होंगे। जो शब्द देना चाहिए था वो मैंने नहीं दिया है प्रश्न में। तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। कह रहा है कि बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है। तो देखिए ऑप्शन दूसरा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जो रतनजोत है इसको इंग्लिश में बोलते हैं जेट्रोफा। अब देखिए जो जेट्रोफा होता है वो बेसिकली देखिए
आयुर्वेदिक दवा भी इसके द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, बालों के लिए, बालों के संरक्षण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसके बहुत सारे औषधीय महत्व भी है, याद रखना है आपको। और देखिए जो जेट्रोफा है उससे बायोडीजल तैयार किया जाता है, जिससे 25% तक क्या किया जाता है, बायोडीजल इसके द्वारा निकाला जाता है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन दूसरे के साथ में सही आंसर चला जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उसके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं पुनः प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। ऑप्शन पहला दिया गया है आंतरिक संरक्षण, दूसरा है परिधीय संरक्षण, तीसरा कह रहा है कि अपस्थाने और चौथा कह रहा है स्वस्थाने। तो यहां पर सही आंसर चौथा हो जाएगा, स्वस्थाने संरक्षण कहलाता है। देखिए स्वस्थाने, यहां पर आप शब्द से ही यहां पर अनुमान लगा सकते हैं कि देखिए जो खुद का स्थान है, जो खुद का घर होता है, उसके लिए क्या शब्द यूज करेंगे, स्वस्थाने। देखिए जो स्वस्थाने है क्या होता है, तो देखिए स्वस्थाने जैसे जो राष्ट्रीय उद्यान है, देखिए जीवों का प्राकृतिक पर्यावरण में या प्राकृतिक अधिवासों में संरक्षण करना क्या कहलाता है, स्वस्थाने कहलाता है। और जो अपस्थाने है जिसको बरही स्थाने बोलते हैं, देखिए मान लीजिए जैसे चिड़ियाघर है, तो चिड़ियाघर में क्या है, उसका जीवों का प्राकृतिक स्थान नहीं होता है वो। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान है तो एक प्राकृतिक स्थान है। तो देखिए जब जीवों का प्राकृतिक स्थान में उनके अपने ही जीव कहाँ रहते हैं, शेर हो गया, हिरण हो गया, जंगल हो गया। ठीक है, कहाँ रहेंगे, जंगल में रहेंगे। तो देखिए स्वस्थाने क्या कहलाएगा, जो प्राकृतिक पर्यावरण है उनमें उसको क्या है, संरक्षित रखना, स्वस्थाने संरक्षण कहलाता है। और अपस्थाने कहलाएगा जैसे जू, चिड़ियाघर हो गया आपका, बरही स्थाने, जीन बैंक हो गया, ये सभी क्या कहलाएंगे, बाह्य स्थाने या अपस्थाने। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि संगमरमर कैंसर की घटना का कारण है। पहला ऑप्शन है कज्जल कण, दूसरा ऑप्शन दिया गया है CFC, तीसरा है अम्लीय वर्षा या फिर कोहरा। तो देखिए अम्लीय वर्षा यहां पर ऑप्शन तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो अम्लीय वर्षा है वो SO2 के कारण होती है, या फिर जिसको NO2 भी बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। जब सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में जाता है तो क्या करता है कि जो आपकी जो बादल होते हैं उनसे क्या करता है, उसकी नमी होती है, नमी के साथ में रिएक्ट करता है और सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। और जैसे ही वर्षा के रूप में नीचे गिरता है तो देखिए जीव जंतु हो, चाहे पत्थर हो या वो संगमरमर हो, सभी को क्या करता है, क्षरित करने लगता है। यदि त्वचा पर किसी पर गिरता है तो कैंसर की घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। पत्थर पर गिरता है, देखिए ताज इसका एक अच्छा उदाहरण है, ताजमहल का पीला होना। तो देखिए जो ताजमहल का पीला हो रहा है उसका कारण है अम्लीय वर्षा का। क्योंकि देखिए जहां पर ज्यादा औद्योगिकरण हुआ है, जहां पर ज्यादा उद्योग चलाए जा रहे हैं, वहां पर क्या है, अम्ल वर्षा देखने को मिलती है। यदि देखिए भारत की बात आती है कि भारत में सबसे पहले अम्ल वर्षा कहां पर देखी गई थी, तो मुंबई शहर को आपको याद रखना है कि मुंबई में देखने को मिली थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के लंबे समय तक उपयोग करने के लिए संरक्षण में सहायक 3 R हैं। ऑप्शन पहला दिया गया है पुनः चक्रण, पुनः उत्पादन और पुनः उपयोग। दूसरा दिया गया है कम उपयोग, पुनः उत्पादन या पुनः उपयोग। तीसरा है कम उपयोग, पुनः उपयोग या फिर पुनः वितरण। चौथा दिया गया है कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। तो यहां पर ऑप्शन चौथा सही आंसर हो जाएगा कि कम उपयोग करना, पुनः चक्रण और उनका क्या करना है, पुनः उपयोग में लाना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। ऑप्शन पहला दिया गया सोडियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट या फिर लोहा। तो देखिए कह रहा है कि कौन सा
पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। तो यहां पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो कोबाल्ट है वो क्या है, पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए फिर से आपके सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि निम्न में से, देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन से क्रियाकलाप जंगलों के विनाश के लिए उत्तरदायी हैं। ऑप्शन पहला दिया गया, देखिए कथन है यहां पर, और कथन देखो आप कर, कथन देखना है, पहले आपको कथनों को पढ़ना है, इसके बाद में सही आंसर लगाएंगे। तो कह रहा है कि खनिजों की खुदाई करना, दूसरा है बांस से टोकरी बनाना, या फिर बांध का निर्माण करना, या फिर पत्तों से पत्तल बनाना, या कृषि भूमि के लिए भूमि तैयार करना। तो देखिए खनिजों की खुदाई करना यह भी सही है, वनों के विनाश के लिए क्या है, उत्तरदायी है। कह रहा है कि बांस से टोकरी बनाना, बिल्कुल नहीं, कितनी टोकरियां बनाओगे भाई। बांध का निर्माण करना यह भी सही हो जाएगा, जंगलों के विनाश के लिए उत्तरदायी है। पत्तों से पत्तल बनाना यह गलत हो जाएगा। पांचवा सही हो जाएगा, कृषि के लिए भूमि तैयार करना। तो यहां पर देखिए जिस भी ऑप्शन में पहला, तीसरा और पांचवा दिया गया है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दूसरे के साथ में यहां पर सही आंसर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती की जाती है। पहला ऑप्शन उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, या उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, या दक्षिणी क्षेत्र में। तो देखिए तीसरा ऑप्शन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए स्थानांतरित खेती है, इसको उत्तर पूर्वी क्षेत्र में झूम खेती के नाम से जानते हैं। अब देखिए झूम खेती आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए झूम खेती के बारे में समझिएगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो जनजाति समुदाय हैं, देखिए मेघालय साइड क्या है, एक खेती की जाती है। और देखिए जो झूम खेती है वो आपको स्टेप समझना है, स्टेप बाय स्टेप में यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो देखिए जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या होता है कि जो जनजाति समुदाय है उनके द्वारा पहले भूमि का चयन करना। इसके बाद में पहला स्टेप हो जाएगा उस भूमि को चयन करना। दूसरा हो जाएगा जहां पर चयन किया है वहां के पेड़ पौधों को काट देना, और काट कर क्या है उसको जला देना, जिससे क्या है राख तैयार की जाएगी। तीसरा है उस क्षेत्र को क्या है जोतना, जो भी उनके हथियार होते हैं उसके माध्यम से क्या करते हैं, उस भूमि को जोतते हैं बुवाई के लिए। और फिर क्या है चौथा यहां पर पॉइंट बनेगा कि उसमें क्या है बीज डालना, और जैसे ही फसल पक जाती है उसको काट लेना। काटने के बाद वो स्थान 3 से 4 साल के लिए छोड़ देना, परती छोड़ देना। तो देखिए एक चक्र के रूप में ये पूरा काम करता है। देखिए सबसे पहले उस स्थान का चयन करना, झूम खेती किस प्रकार से की जाती है सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको बता रहा हूं। देखिए पहला चरण है किसी स्थान का चयन करना आदिवासी समुदाय के द्वारा, फिर उस पर क्या है जो पेड़ पौधे लगे हैं उसको काट डालना और जला देना। जलाने के बाद जो तीसरा आएगा उसमें बीजों को डालना, और भूमि को क्या करना है जोतना, जोत कर बीजों को डालना, और जब फसल पक जाती है तो उसको काट लेना। इसके बाद में 3 से 4 साल के लिए उस भूमि को पड़ती छोड़ देना, खाली छोड़ देना। इसके बाद में फिर से वही चक्र चलेगा, दूसरे भाग का चयन करेंगे, फिर उसमें क्या है पेड़ों को जलाएंगे, यही क्रम चलता रहेगा लगातार। तो इस खेती को बोला जाता है स्थानांतरित कृषि, या फिर जिसको झूम खेती के नाम से जानते हैं, जो उत्तर पूर्वी भारत में आपको देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि वन पारिस्थितिकी में तंत्र में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का चयन कीजिए। तो देखिए वन पारिस्थितिकी की बात कर रहा है। तो देखिए कह रहा है कि पादप प्लवक, जल पिस्सू, छोटी मछली, टूना, टिड्डा, मेढक और सांपबाज। तो देखिए ये आपका जल पारिस्थितिकी का है, ठीक है, हमको देखना है वन पारिस्थितिकी तंत्र। इसके बाद देखिए कह रहा है कि घास, फिर टिड्डा, मेढक, सांपबाज। तो यहां पर दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो वन पारिस्थितिकी में है उसमें क्या है आपको घास देखने को मिलेगी, घास पर निर्भर कर रहा होगा, उत्पादक पर निर्भर करेगा। प्राथमिक उपभोक्ता मेढक टिड्डा हो जाएगा, इसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता मेढक हो जाएगा, तृतीयक आपका सांप, और फिर बाज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए तापमान बढ़ता है, किसमें बढ़ता है आपको बताना है। क्षोभ मंडल का बढ़ता है, आयन मंडल का बढ़ता है, मध्य मंडल का बढ़ता है, या फिर समताप मंडल का बढ़ता है। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पर, पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं वो क्षोभ मंडल में घटित होती हैं, चाहे वो देखिए वर्षा हो, तूफान हो, भूस्खलन हो, ज्वार भाटा हो, या कुछ भी हो, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं, चक्रवात हो गया, वो सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। समताप मंडल की बात करते हैं तो यदि आपसे पूछता है कि वायुयान किस मंडल में उड़ाए जाते हैं या फिर ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो याद रखना है आपको समताप मंडल में पाई जाती है। और यदि आपसे पूछता है कि समताप मंडल को समताप मंडल क्यों कहा जाता है, तो देखिए 20 किलोमीटर तक लगातार एक समान ताप होने के कारण समताप मंडल कहलाता है। मध्य मंडल की बात करते हैं तो यदि आपसे पूछता है कि सबसे ठंडा मंडल कौन सा है, तो समताप मंडल है, जिसमें 100 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर तापमान में कमी देखने को मिलती है। आयन मंडल की बात करते हैं तो देखिए आयन मंडल में जो देखिए जो आपके यान उपग्रह हैं प्रक्षेपित किए जाते हैं, वो आयन मंडल में प्रक्षेपित किए जाते हैं। रेडियो तरंगें आपको देखने को मिलेंगी इस मंडल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों सभी प्रश्न बिल्कुल महत्वपूर्ण थे और सभी प्रश्नों को कंप्लीट किया है हमने, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों। मोस्टली ये प्रैक्टिस सेट सीटेट एग्जाम के लिए बनाया गया था। सीटेट के लिए एक एक प्रश्न यहाँ महत्वपूर्ण है। यदि आपने वीडियो को अच्छे से नहीं देखा है तो फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ पर कुल कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। पीडीएफ यदि पाना चाहते हैं इस वीडियो से संबंधित तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर यदि आप कोई भी भाई बहन यदि नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो में। तो चलिए इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।